गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। सो नाउ टुडे वी विल मूव अहेड आफ्टर व्हाट वी हैड लेफ्ट यस्टरडे। कल हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक कर लिए थे आई गेस। ओके, उसके बाद आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ नाम से जानते हैं। कूलम्स लॉ है क्या? एक्चुअली में 2 पॉइंट चार्जेस अगर हमारे पास हो, Q1 यहाँ पे एंड Q2 यहाँ पे, सपोज करते हैं कि वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम एज्यूम कर ले रहे हैं r है। तो कूलम्स लॉ ने कहा, कूलम्स जी ने कहा अपने लॉ में कि इनके बीच जो भी रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन गवर्न करेगा उस फोर्स को, फोर्स किसके हिसाब से वैरी करेगा, किसके हिसाब से चेंज होगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स। तो देखते हैं पहला कूलम जी, देखो दोनों पे फोर्स लगेगा। एक यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q। एक यहाँ पे लगेगा, इसको F12 लिख लेते हैं अगर हम, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एक फोर्स यहाँ लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। सिंस दे आर पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि दे आर 2 पॉइंट चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? r पे हैं। एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब कूलम्स जी ने जो कहा उसको हम समझते हैं क्या। कूलम्स जी ने कहा कि जो इनके बीच लगेगा फोर्स, वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि छोटे चार्ज होंगे तो फोर्स छोटा होगा, और बड़े मोटे तगड़े चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स भी तगड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना बड़ा चार्ज होगा दोनों, उतना ही ज़्यादा उन दोनों के बीच में फोर्स होगा। जितने ताकतवर ये दोनों होंगे, उतना ही ताकतवर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा। ध्यान दें। दूसरा इन्होंने कहा कि फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। किसके किसके बीच में? डिस्टेंस के और फोर्स के बीच में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब कि अगर पहले तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी समझते हैं कि डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अब स्क्वायर के हिसाब से ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस 2 गुना हम घटाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा। ये अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है डिस्टेंस तो फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, Gm1 m2/r², वहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था। बात समझ में है? तो आप वहाँ तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा जो इन्होंने कहा, तीसरा जो कूलम्स जी ने कहा, वो कहा कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the center of 2 charges। ठीक है, कहाँ पे फोर्स लगेगा? एक्चुअली में फोर्स जो लगेगा इन दोनों को, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इन दोनों के सेंटर्स के, उसी के अलावा फोर्स एक्सर्ट होगा। ये नहीं कि ये वाला फोर्स इसको धक्का मार के यहाँ पहुँचा देगा ना, इसी लाइन पे एक्ट करेगा ये फोर्स। ये नहीं कहीं धक्का मार के पहुँचा देगा। रिपल्सिव फोर्स में फोर्स धक्का मारना, तो ये नहीं कहीं भी धक्का मार देगा, यहाँ मार देगा, यहाँ मार देगा ना। इट विल एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। ठीक है। और चौथा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा, मीडियम। तो ये
जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस पड़े हैं उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा फोर्स। हम ज़्यादातर कैलकुलेशन करेंगे फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, लेकिन अगर मीडियम बदलता है तो वहाँ पे फोर्स का वैल्यू बदलेगा, श्योर बदलेगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे अगर हम कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करें, उन्होंने कहा स्टेट्स दैट the force acting between two charges separated by distance r is directly proportional to product of their charges. Okay students, and और इस पे डिपेंड कर रहा है भाई, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब भाई कूलम्ब जी का लॉ साफ साफ क्लियर हो गया कि फोर्स दो पॉइंट चार्जेस मतलब छोटा सा चार्ज, उनका अपना कोई स्पेस नहीं है, स्पेस में खुद बहुत छोटे से चार्ज हैं, ठीक है। ये नहीं मल्टीपल चार्ज कई जगह छिटके हैं तो वो सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब एक अकेला छोटा सा चार्ज, तो दो छोटे छोटे अकेले चार्ज हैं बेचारे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को कूलम्ब जी ने समझाया। कहा कि ये फोर्स जो लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिपेंड करेगा मीडियम पे और एक्ट करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 समझ लें तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने पे इन दोनों को क्या मिल रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वलिटी के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट क्यों मल्टीप्लाई की है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग 11 से पढ़ के आए हैं, ठीक है, 11 से पढ़ के आए हैं आप लोग। ये मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग से, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो अगर हम रेशियो लेंगे तो ये खुद एक कांस्टेंट आएगा, तो वही कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, एंड दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस और एयर, फ्री स्पेस और एयर के लिए है ये। ध्यान देना, मैंने कहा कि मैंने नहीं, कूलम जी ने कहा कि ये वैल्यू चेंज होगा मीडियम के अकॉर्डिंग। तो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। दिस वैल्यू इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट फॉर मीडियम एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर पानी में दोनों चार्जेस रखे हैं तो ये वैल्यू बदल जाएगा, किसी और गैसियस मीडियम में रखे हैं तो ये वैल्यू बदल जाएगा। ये वैल्यू मीडियम के हिसाब से चेंज होगा, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे चेंज होगा परमिटिविटी में। फिलहाल कूलम्ब्स लॉ को इतना ही समझो, ओके। तो कूलम्ब्स लॉ का पूरा ये कहानी है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट डाउन करो भाई।
बढ़ते रहना पड़ेगा, समय कम है, आप लोग को बोर्ड्स में अपियर होना है, इसलिए हम थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करते ही रहेंगे। शॉर्ट वीडियोस में ही डील करेंगे और लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। बेसिक चीज़ों को ये मैं मान के चल रहा हूँ, 11th से आए हैं तो पढ़ के आए हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, स्केलर, ये सब का नॉलेज आपके पास है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर नहीं है तो मैं 11th का भी वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ, उसको देखिएगा, ठीक है। अब देखो कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स को तो निकाल लिया है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन कहीं भी इस फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है इस फोर्स का। तो डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, किधर एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में देखना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखना स्टूडेंट्स, किताबों में बड़ा उलझा के फिगर बना के समझाते हैं, मैं सिंपली आप लोगों को समझा दे रहा हूँ वेक्टर का मतलब क्या है। हमेशा एकदम पकड़ के बैठिएगा कॉन्सेप्ट। जो फोर्स हमने पाया कि Q1 Q2 अपॉन R², इसमें मैग्नीट्यूड तो है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत किसकी है? डायरेक्शन। अगर हम कहीं से इसमें डायरेक्शन को ला दें तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के लिए हम छोटा से कोशिश करते हैं, फिर से वही वाला फोटो बनाते हैं। कौन वाला? यहाँ पे हमारा Q1 बैठा है, इससे R डिस्टेंस पे Q2 बैठा है, डिस्टेंस R, मैग्नीट्यूड लेते हैं इस बार, डिस्टेंस R, ठीक है। यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा F1, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा फोर्स 2, 1, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हम डिस्टेंस दो तरफ से देख सकते हैं, डायरेक्शन का गेम समझो। डिस्टेंस हम इधर से देखेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट लगेगा, ये फाइनल पॉइंट लगेगा। अगर हम इधर से डिस्टेंस में देखते हैं, ये इसको अगर हम डिस्टेंस देखते हैं इस पॉइंट 2 से, Q2 से देखते हैं डिस्टेंस, तो ये इनिशियल पॉइंट लगेगा, ये फाइनल पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कोई बताओ फटाफट। कोई नहीं बताएगा, चलो। तो डिस्टेंस हमेशा फाइनल की इनिशियल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? R2, 1। और अगर हम इधर से देखते हैं तो ये इनिशियल वो फाइनल होगा, तो R1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो R21 जो होगा ये होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और R12 जो होगा ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही है, 11th में वेक्टर पढ़े हैं। अब ध्यान से ये देखते हैं कि जो हमारा फोर्स था F इज इक्वल टू 1/4 पाई K को लेते हैं कांस्टेंट भाई, ये हम नहीं मानते हैं, चलो कहाँ है, एयर नहीं है, कहीं और है, K लिखते हैं। K Q1 Q2/R²। अब इसमें सिंपल सी बात, एकदम छोटा सा 11th का पॉइंट समझो कि मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन लाना है, तो क्या करें? एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो किसी भी मैग्नीट्यूड में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्वांटिटी फिर से मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी एक यूनिट वेक्टर, कोई भी क्या, डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा K Q1 Q2/R², मैग्नीट्यूड का करते हैं, इनटू इधर से अगर हम देख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। अब क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका वैल्यू कितना आता है? अगर यूनिट वेक्टर A है हमारे पास तो उसका वैल्यू होगा वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A।
यही तो होता था 11th में, सबको पता होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं। तो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर इंटू वेक्टर r12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12। अब ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर r12 हो चाहे वेक्टर r21 हो, मतलब r2 माइनस r1 तो r1 माइनस r2। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे r2 माइनस r1 हो चाहे r1 माइनस r2 है, इसका लेंथ मैग्नीट्यूड आएगा किसके बराबर, r के बराबर। r2 माइनस r1 करें या r1 माइनस r2 करें, ये लेंथ ये मैग्नीट्यूड r के बराबर आएगा। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर r12 अपॉन r। तो ये इक्वेशन फाइनली बनेगा हमारा k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r12 का वेक्टर। अगर इधर से डायरेक्शन ले रहे हैं, अगर उधर से ले रहे हैं तो r21 का वेक्टर बनेगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। चलो नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे वेक्टर में ना बच्चों, तो आपको ये समझ में आएगा। देखो ये चार्ज दोनों वही चार्ज है, ये डिस्टेंस r ही रहेगा। तो ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये चार्ज इस पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि भाई Q1 और Q2 बदल नहीं रहे, तो इसका प्रोडक्ट भी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस r भी कांस्टेंट है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, चाहे हम Q1 Q2 करें चाहे Q2 Q1 करें, वैल्यू तो कांस्टेंट आना है। तो ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर में देखेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू, देखो इसका डायरेक्शन इधर रिपेल कर रहा है और उसका डायरेक्शन उधर रिपेल कर रहा है, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, F21। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। मैग्नीट्यूड बराबर होगा भाई, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये उस पे लगा रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है। कुछ न्यूटन वाला तीसरा लॉ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड में तो लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। ठीक है, तो इसको भी समझ के रखो, नोट कर लो कभी भी। फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, they exert equal forces on each other which are opposite in direction. Okay? Okay. और ये जो कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म है ना स्टूडेंट्स, ये जान लो कि बोर्ड्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बोर्ड्स वाले इसको बहुत अच्छे से पूछते हैं। देखो उस किताबों में इसको कोऑर्डिनेट्स भी समझाया होगा, ऐसे कहा होगा ये ओरिजिन है, यहाँ पे चार्ज Q1 हमारा बैठा है, यहाँ पे Q2 बैठा है, इनके बीच ये डिस्टेंस जो भी है R12। ठीक है, R12 है डिस्टेंस। अब वही कहानी तो भी यही बना, वही फिगर तो बन रहा है, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये होगा F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। सेम कहानी बना और सेम इक्वेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो ऐसा फिगर वैसा फिगर में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं समझना,
दोनों है वेक्टर एनालिसिस। ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूँ, जरूरत पड़ने गूगल वाला पर वीडियो पोस्ट करूँगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स के बीच में, या ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में। कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। तो पहला कंपैरिजन करते हैं, तो क्या है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। और ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ओनली ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ये कभी सुने हो ग्रेविटी रिपेल भी करता है? नहीं, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसको मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे पानी में रखो चाहे आसमान में रखो। ग्रेविटेशनल क्या बताया था ना कि ग्रेविटेशनल वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स में कैपिटल जी का वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फिर यहाँ आते हैं, ये मान लो दो डिसिमिलैरिटी हो गया। अब सिमिलैरिटी में भी एक दो बता दूं। पहला सिमिलैरिटी ये है कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और सिमिलैरिटी लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ठीक है, तो ये दो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी है, बहुत है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आज के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस ये है कि आप लोग का मन लगा रहे, इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ओके, ट्राई जरूर करना है, और मैं 11 से बताते चले जा रहा हूँ कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल सारा एक यूनिट में होना चाहिए। ये माइक्रो को आप 10⁻⁶ कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10⁻⁶ कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर्स हो जाएगा। उसके बाद ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये एयर में रखे हैं तो 1/4πε0 का वैल्यू हमको पता है, 9 × 10⁻⁹। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 कितना हो जा रहा है हमारा, 3 × 10⁻⁶ कूलम, Q2 कितना हो जा रहा है, 9 × 10⁻⁶ कूलम, R कितना हो जा रहा है, 10 × 10⁻² मीटर्स। ओके, इस सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 × 10⁻⁹ ×
3 into 10 power minus 6 into 9 into 10 power minus 6 upon r square, 10 into 10 power minus 2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। टुमारो यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन study this, revise this and take care of yourself. Thank you.